हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस की मिसलेनियस एग्जाम्पल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो एग्जाम्पल नंबर 26, इफ ए इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा देन प्रूव दैट, मतलब यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ए, देन प्रूव दैट ए की पावर n इज इक्वल टू कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा कॉस एन थीटा वेयर n बिलोंग्स टू n मतलब नेचुरल नंबर। अब इस एग्जाम्पल को करने से पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को या इस एग्जाम्पल को आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में इसमें वो हमें बोल क्या रहे हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने पहले मैट्रिसेस में तो नहीं किया। देखो वो बोल रहे हैं कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है, देखो ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, वो बोल रहे हैं हमें, मान लो सपोज अगर वो बोल रहे हैं कि ए स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगा ए इंटू ए। मान लो वो मुझे बोले ए क्यूब, मैं करूँगा ए इंटू ए, अब उसको फिर से मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड सो ऑन। तो इस तरह से मैं ए स्क्वायर या ए क्यूब को फाइंड कर सकता हूँ। अब यहाँ पर उन्होंने मुझे बोला है कि ए की पावर n, यानी कि मुझे ए को, देखो यहाँ पर 2 पावर है मतलब 2 बार मल्टीप्लाई किया, 3 पावर है तो मतलब 3 बार मल्टीप्लाई किया, मैं कर सकता हूँ। अब यहाँ पर n पावर है तो मुझे n टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और n टाइम्स मल्टीप्लाई करना एक कुछ इम्पॉसिबल सा काम है, क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि n की वैल्यू कितनी है। n क्या है? एक नेचुरल नंबर ही होगा, क्योंकि मैं a को 4 बार मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 5 बार कर सकता हूँ, 6 बार कर सकता हूँ, 100 टाइम्स कर सकता हूँ, 1000 टाइम कर सकता हूँ। कभी भी उसको फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई थोड़ा कर सकता हूँ, मतलब उसको मुझे मल्टीप्लाई जो है उसको ऐसे ही करना पड़ेगा 3 टाइम 4 टाइम्स 100 टाइम्स 1000 टाइम्स। तो n एक नेचुरल नंबर है। अब मुझे क्या पता कि मुझे a को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 बार बोलते मैं कर देता, 3 बार बोलते तो भी मैं कर देता, 4 टाइम्स बोलते तो भी मैं मुश्किल से उसको कर ही देता, मतलब जैसे जैसे करके कर देता। पहले ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से करता तो मेरे पास a4 की वैल्यू आ जाती। बट यहाँ पर हमें n टाइम्स बोला गया। अब n टाइम्स मल्टीप्लाई करना पहले ही बता चुका हूँ, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि मुझे n की वैल्यू नहीं पता। अब ये जो इम्पॉसिबल काम है इसको हम एक मेथड से करते थे। वो मेथड हमने क्लास 12th में नहीं पढ़ा, बट हमने क्लास 11th में पढ़ा था। अब उस मेथड का नेम था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मतलब PMI, शॉर्ट फॉर्म में PMI। अब उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम यही काम करते हैं कि अगर कोई रिजल्ट 1 के लिए ट्रू है, 2 के लिए ट्रू है, मतलब जो PMI है ना वो सिर्फ नेचुरल नंबर्स पर होल्ड करती है। उसका काम क्या है? उसका काम यही है, देखो जो मैंने आपको बताया, a1 की वैल्यू आपको पता है, ए स्क्वायर आप कैलकुलेट कर लोगे, ए क्यूब भी आप कैलकुलेट कर लोगे, बट आप an कैसे कैलकुलेट करोगे? क्योंकि हो सकता है कि कोई सोच ले n नेचुरल नंबर 100 तक का है, कोई सोच सकता है 1000 तक, कोई 1 लाख तक सोच सकता है। तो नेचुरल नंबर तो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, तो हम मल्टीप्लाई इसको करते जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए PMI में एक खास प्रोसीजर है। अब वो प्रोसीजर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने क्लास 11th में वो पढ़ा था। अब देखो इसमें ना बेसिकली 3 स्टेप्स थे। फर्स्ट, गिवन इक्वेशन शुड बी ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। सबसे पहले हम n को 1 के लिए चेक करेंगे, मतलब n की वैल्यू 1 फिल की, अगर वो ट्रू है, देखो यहाँ मैंने क्या लिखा, गिवन इक्वेशन शुड बी, वो ट्रू होनी चाहिए। सेकंड स्टेप, अगर ये ट्रू हो जाती है देन सेकंड स्टेप क्या है, वी अज्यूम दैट द गिवन इक्वेशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k वेयर k इज एनी नेचुरल नंबर। हम क्या करेंगे, हम कोई भी, देखो n भी कोई नेचुरल नंबर है तो k भी कोई नेचुरल नंबर होगा, हम ये मान लेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि वो जो रिजल्ट है, जो भी इक्वेशन गिवन होगी वहाँ पर वो जो रिजल्ट है वो n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, वो हम सपोज करेंगे। और थर्ड स्टेप में क्या होगा, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द गिवन इक्वेशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। और थर्ड स्टेप में हम खुद ये प्रूव कर देंगे कि k के लिए जो ट्रू है वो k प्लस 1 के लिए हम खुद प्रूव करेंगे, उसको हम प्रूव करेंगे। और अगर हमने ऐसा कर लिया देन बाय PMI द गिवन इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो इसको हम सभी पर जनरलाइज कर देते हैं। देखो मान लो इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया 2 टाइम कर सकता हूँ, 3 टाइम कर सकता हूँ, 4 टाइम भी कर सकता हूँ, बट मैं इसको कहाँ तक करूँगा? ऐसे तो नेचुरल नंबर कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। तो इसके लिए PMI एक मेथड है जो हम जनरलाइज कर सकते हैं सब पर। देखो 1 के लिए चेक कर लिया, जस्ट मैं ऊपर से बता रहा हूँ, 1 के लिए हमने चेक कर लिया। अब k कोई नेचुरल नंबर है, अब वो रैंडमली कोई भी हो सकता है, मान लो 1000, मान लो 1 लाख, मान लो 2 लाख, मान लो 3 लाख, कोई भी नंबर हो सकता है।
अब उसके लिए ट्रू मैंने मान लिया, तो उसमें मैंने एक नंबर ऐड किया, नेचुरल नंबर ही ऐड किया। अगर k कोई नेचुरल नंबर है तो k+1 भी तो नेचुरल नंबर होगा, और ये रैंडमली कोई भी नंबर है, तो अगर वो k+1 के लिए ट्रू हो जाता है तो हम बोल सकते हैं कि वो सभी के लिए ट्रू होगा। तो ये PMI का प्रोसीजर है, तो इसी को हम यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। ये मैंने आपको इतने अच्छे से इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि ये पहला ऐसा क्वेश्चन है मैट्रिसेस में जिसमें PMI यूज़ होने वाली है। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख लेते हैं वी शैल प्रूव दिस रिजल्ट। by using principle of mathematical induction। मतलब इसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से करेंगे। देखो आपको खुद सोचना पड़ेगा, यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा होगा कि आपको इंडक्शन से करना है, बट आपको आइडिया होगा कि A1 की बात कर रहे हैं और AN को हमें प्रूव करने को बोल रहे हैं। ये n नेचुरल नंबर है, तो यानी कि हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मतलब PMI, इसको शॉर्ट फॉर्म में PMI बोलते हैं, PMI से इसको करना पड़ेगा। अब PMI में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, द गिवन इक्वेशन शुड बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। मतलब जो हमारी इक्वेशन है वो 1 के लिए ट्रू होनी चाहिए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो आप ना ऐसा करो, लेट यहाँ पर लिख लो PN जस्ट वैसे ही, ठीक है, इज इक्वल टू AN cos n थीटा साइन n थीटा, ये मैंने जस्ट वैसे नेम रख लिया इसका, माइनस साइन n थीटा cos n थीटा। ठीक है, अब ये मैंने लिख के रख लिया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा लेट n इज इक्वल टू 1, ये मैंने इसमें नंबर नेचुरल नंबर 1 फिल कर लिया, मतलब ये पहला स्टेप है हमारा। तो P1 जहाँ जहाँ पर भी n है वहाँ पर 1 लिख दो, cos 1 थीटा साइन 1 थीटा साइन 1 थीटा cos 1 थीटा। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, मैं भी यहाँ पर लिख सकता हूँ, 1 का कोई रोल तो है नहीं, तो कितना आएगा cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। तो यानी कि A1 की वैल्यू कितनी आ गई, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। अब इसको देखो, ये किसका रिजल्ट है, A1 का, ये भी क्या है, A1 ही है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू A। तो हम यहाँ पर लिख देंगे विच इज ट्रू। अब इसका क्या मतलब है कि हमारा जो मतलब कि फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो गया। n इज इक्वल टू 1 के लिए हमारा रिजल्ट ट्रू है, वो यहाँ से हमें पता लग गया क्योंकि a की वैल्यू ये है। A1 का मतलब a ही होता है ना, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, ये वही सेम वैल्यू है, तो विच इज़ ट्रू। दैट मीन्स हम नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप वी अज्यूम दैट द गिवन इक्वेशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k where k is a natural number। तो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2, लेट गिवन इक्वेशन या रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k where k belongs to नेचुरल नंबर। हमने मान लिया कि ये गिवन जो रिजल्ट है ये ट्रू है, n इज इक्वल टू k। तो आपको पता है यहाँ पर मैंने क्या लिखा Pn, तो यहाँ पर लिखूँगा Pk, जहाँ पर भी n है वहाँ पर k लिख दो। यहाँ पर क्या था, cos k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा cos k थीटा। तो ये मैंने ट्रू मान लिया कि ये रिजल्ट ट्रू है और इसको आप नंबर 1 दे दो, और इसका हम यूज़ करेंगे आगे जाके। कैसे यूज़ करेंगे वो आपको बाद में बताऊंगा, बट इसका हम यूज़ करने वाले हैं। अब देखो सेकंड स्टेप के बाद, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द गिवन इक्वेशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल k+1। ठीक है, तो अब थर्ड स्टेप करते हैं। तो देखो थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा,
थर्ड स्टेप होगा, नाउ वी हैव टू प्रूव गिवन रिजल्ट फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। इसके लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको हिंट देने के लिए ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ कि हमें एक्चुअल में प्रूव क्या करना है। टू प्रूव, यहाँ पर n था ना, तो मतलब हमें ये प्रूव करना है a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस k की जगह पर या n की जगह पर k प्लस 1, n की जगह पर k प्लस 1, n की जगह पर k प्लस 1, n की जगह पर k प्लस 1। तो ये हमने वैसे ही लिख के रख लिया, इससे आपको आइडिया होगा कि हमें पहुंचना कहाँ पर है। यहाँ लिखा है टू प्रूफ, मतलब हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी है a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू। अब देखो एक बात का आपने ध्यान रखना है, जिन्होंने भी क्लास 11th में PMI अच्छे से पढ़ी है उनको पता है कि हम गिवन जो 1 है ना, जो 1 एक्चुअली में इसका हम हमेशा यूज़ करते हैं। अब इसको यूज़ में लाने के लिए मुझे अपने क्वेश्चन में AK चाहिए, तो इसको मैं ब्रेक करने वाला हूँ। आपको पता है ना कि ये दो पावर्स हैं, जैसे 3 है उसकी पावर 4 और 5 है, मतलब ऐसे हो, चलो 4 प्लस 5, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5। ये तभी बनेगी, 3 की बेस सेम पावर्स ऐड हो जाती हैं, 3 की पावर 4 प्लस 5। ठीक है, तो सेम यहाँ पर a की पावर k प्लस 1 है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a की पावर k a की पावर 1। तो क्या बनेगा, k प्लस 1 ही बनेगा। अब इसका फ़ायदा क्या है, देखो a की पावर k की वैल्यू ये रही कॉस k थीटा, क्योंकि इसके लिए रिजल्ट ट्रू हमने सपोज किया था, साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा कॉस k थीटा। ठीक है, अब साथ में लिखेंगे a। अब a हमारा गिवन था, वो क्या था आपको पता है फिर क्वेश्चन में, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब एक्चुअल में हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, और आपको मल्टीप्लाई करना आता है और हमने बहुत अच्छे से सीखा है। आपको पता है सबसे पहले हम इनका ऑर्डर लिखेंगे, ये इनका ऑर्डर कितना है, 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स हैं। और मल्टीप्लाई होने के लिए आपको पता है ये नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम, और ये दो सबसे दूर पॉइंट्स हैं, ये क्या डिसाइड करेंगे, ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स। हमने हमेशा से मल्टीप्लाई को इसी तरह से किया। तो विच एम्प्लाइज AK प्लस 1 इज इक्वल टू AK इंटू A1। तो हमें मल्टीप्लाई करना है, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो आपको पता होगा हम इसकी रो को इसकी कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने रफ में पहले से लिख रखा है, तो देखो इसकी रो को इस कॉलम से, तो देखो कितना आएगा, कॉस k थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर लिखते हैं कॉस k थीटा कॉस थीटा, साइन k थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस साइन k थीटा साइन थीटा। तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट कंप्लीट हो गया। अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ तो करते हैं, कॉस k थीटा साइन थीटा कॉस k थीटा साइन थीटा, इसको इसके साथ साइन k थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब हमारी फर्स्ट रो को मैंने दोनों ही कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेम वे से इस रो को इस कॉलम के साथ और फिर इस कॉलम के साथ तो करते हैं। तो देखो माइनस साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस k थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब सेम वे से इसी रो को इस कॉलम के साथ माइनस साइन k थीटा साइन थीटा प्लस कॉस k थीटा कॉस थीटा। तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं।
अब देखो हमने दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कुछ ऐसा आ गया। अब देखो आपने ना हर वक्त अपने माइंड में ये रखना है कि आपकी राइट हैंड साइड ये है, इससे आपको पता लगेगा कि हमें कहाँ तक पहुँचना है। तो ऐसा कुछ है, ठीक है। अब इसको देख के ना एक फॉर्मूला याद आ रहा है मेरे को, आपने वो पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। ये दोनों फॉर्मूलाज हमें, मतलब कि दो नहीं एक्चुअली 4 फॉर्मूलाज हैं, मैंने इसको इकट्ठे लिखा है। माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो ये दोनों फॉर्मूलाज या 4 फॉर्मूला जो मर्जी बोल लो इसको, ये यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। अब देखो ध्यान से देखो, मैंने आपको वैसे बताया भी था कि इन फॉर्मूलाज को हम कैसे याद रख सकते हैं। कॉस के फॉर्मूला में कॉस ए कॉस बी इकट्ठे होते हैं, साइन ए साइन बी इकट्ठे, और साइन के फॉर्मूला में साइन कॉस कॉस साइन, मतलब ये मिक्स में होते हैं, ठीक है। अब देखो कॉस 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 साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, यहाँ पर वो इकट्ठे हैं, तो यहाँ पर मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ। यहाँ बीच में क्या है माइनस। अब सेम यहाँ पर भी है, कॉस के थीटा कॉस थीटा। अब इसको ऐसा करते हैं थोड़ा सा, मतलब कि सीधा कर लेते हैं ताकि हम फॉर्मूला बना पाएँ। अब सेम वे से देखो यहाँ पर कंबाइन में सब कुछ। अब यहाँ पर देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, बट ऐसा मेरे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है कि जिसमें दोनों जगह पर माइनस हो, क्योंकि यहाँ पर साइन का फॉर्मूला लगेगा, ये साइन कॉस कॉस साइन है तो ये फॉर्मूला लगेगा, बट दोनों में माइनस है। तो ऐसा करो यहाँ से माइनस कॉमन लो, ठीक है। अब देखो अगला स्टेप हमारा क्या होगा, इसको ऐसे लिख लो, कॉस के थीटा कॉस थीटा माइनस साइन के थीटा साइन थीटा। अब सेम वे से इसको भी लिख लो, कॉस के थीटा साइन थीटा प्लस साइन के थीटा कॉस थीटा। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो कितना बनेगा, साइन के थीटा कॉस थीटा, ये प्लस बन जाएगा कॉस के थीटा साइन थीटा। अब इसको उल्टा लिख लो, कॉस के थीटा कॉस को पहले माइनस साइन के थीटा साइन थीटा को बाद में, क्योंकि मेरे पास मैंने जस्ट इन फॉर्मूला के जैसे बनाने की कोशिश की है। अब जो फॉर्मूला मैं यूज़ करने वाला हूँ उसको यहाँ मेंशन कर देता हूँ। अब वो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर, कॉस ए प्लस बी का कितना है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब सेम वे से देखो साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन प्लस में है ना, तो ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पर यूज़ होगा, साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये दोनों फॉर्मूले मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। अब देखो कैसे करेंगे, इज इक्वल टू कॉस के थीटा कॉस थीटा माइनस साइन के थीटा साइन थीटा। अब मान के चलो ये ए है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला है ना, तो कितना आएगा, कॉस ए प्लस बी। सेम यहाँ पर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला है ना, तो ये कैसे बनेगा, साइन ए प्लस बी, इसको ऐसे लिख लो। सेम यहाँ पर साइन ए कॉस बी साइन बी, तो माइनस कॉमन, साइन ए कौन है, के थीटा, बी कौन है, थीटा, तो ये भी हो गया। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये वाला फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी, ठीक है। अब आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपने अपने माइंड में राइट हैंड साइड को रखना है। ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से थीटा कॉमन ले लूँ तो कितना बनेगा, के प्लस 1 थीटा, के थीटा प्लस थीटा, वो यहाँ से भी कॉमन ले लो तो कितना आएगा, 1 प्लस के, इसको के प्लस 1 मैं लिख सकता हूँ, के थीटा प्लस थीटा, इस माइनस को मैंने बाहर लिख लिया। अब यहाँ से अब थीटा कॉमन ले लो तो ऐसा कुछ बनेगा, क्योंकि थीटा मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ। सेम यहाँ पर अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड, और यही तो हमें प्रूव करना था। देखो मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहती है कि n के लिए 1 के लिए ट्रू था, k के लिए हमने सपोज कर लिया, नाउ वी हैव टू प्रूव द गिवन इक्वेशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। मैं लेफ्ट हैंड साइड से चला था, लेफ्ट हैंड साइड हमारी थी a की पावर k प्लस 1, और ऐसे करो यहाँ पर मत लिखो, यहाँ पर लिख लो, और मैं कहाँ पर पहुँच गया, राइट हैंड साइड पर पहुँच गया। तो विच एम्प्लाइज
ए के प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ कॉस के प्लस 1 थीटा, साइन के प्लस 1 थीटा, माइनस साइन के प्लस 1 थीटा, कॉस के प्लस 1 थीटा। तो ये हमें प्रूव करना था, तो ये हमें प्रूव कर दिया। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देन बाय पी एम आई द गिवन इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ देन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है, और यही हमें प्रूव करना था। अब देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, जस्ट इसमें टाइम इसलिए लग गया क्योंकि इसमें साइन कॉस वगैरह थे, तो उसको मुझे एक्सप्लेन करने में आपको टाइम लग गया। बट ये प्रोसीजर आप याद रखोगे, ये मत सोचना कि एग्जाम्पल में ये एक ही क्वेश्चन है, आपको आगे जाके मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी इसके क्वेश्चन हैं, तो इसलिए इस प्रोसीजर को आप अच्छे से याद रखोगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, if A and B are symmetric matrices of same order, then show that AB is symmetric if and only if A and B commute, that is AB is equal to BA। अब ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसे हमने काफ़ी क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3.3 में भी किए थे, और इसको मैं थ्योरम टाइप क्वेश्चन बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि ना तो मुझे ए का फेस पता है ना मुझे बी का फेस पता है। फेस से मेरा मतलब मुझे ये थोड़ी ना पता कि ए में कैसे एलिमेंट्स हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि बी में कैसे एलिमेंट्स हैं, बट मुझे ये पता है कि वो दोनों क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो मुझे क्या प्रूव करना है कि ए बी भी क्या है, सिमेट्रिक। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, ए बी इज सिमेट्रिक। अब इस वर्ड को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि इस वर्ड को आपने ध्यान से समझना कि इसका मतलब क्या है। जब भी ये वर्ड लिखा हो मैथ्स में कहीं पर भी, ए बी इज सिमेट्रिक, हमें प्रूव क्या करना है कि ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट, दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब देखो इसका मतलब मैं पहले इसको बोल के दिखाता हूँ कि ए बी सिमेट्रिक होगा इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ए और बी कम्यूट होंगे, दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी ए। कम्यूटेटिव, कम्यूट जो वर्ड है वो कम्यूटेटिव से बना है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है ना, ए बी इज इक्वल टू बी ए या ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो इसलिए लिखा गया कम्यूट, तो दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब इसका अगर सिंपल सी लैंग्वेज में मतलब आपको समझाना चाहूँ तो जस्ट मतलब इतना है, ए बी सिमेट्रिक होगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि ए बी और बी इक्वल है, और ए बी और बी इक्वल होंगे, ए बी और बी इक्वल होंगे अगर ए बी सिमेट्रिक होगा। मतलब ये जो रिजल्ट है बोथ वेज है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये ऐसा है, ए बी इज सिमेट्रिक, ए बी सिमेट्रिक होगा इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब यहाँ से हम यहाँ गए ना, अब यहाँ से आओ, ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा इफ ए बी इज सिमेट्रिक। पहले ये गिवन था, इस क्वेश्चन में ये गिवन है, ये 2 प्रूव है। अब यहाँ पर ये गिवन है, ये 2 प्रूव है, तो ऐसा कुछ है। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब ये होता है कि हमें बोथ वेज रिजल्ट प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से करना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले देखो ए जो गिवन है वो लिखते हैं जो एक्चुअल में हमें गिवन है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो इसको लिखते हैं सिंस ए एंड बी आर 2 symmetric matrices of same order, therefore। अब आपको पता है इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए देन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये मैंने आपको समझाया था। तो यानी कि ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के, एंड बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी के। ये हमें गिवन है, मतलब क्वेश्चन में गिवन है, स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन ये लिखी गई है। हमेशा कोशिश करा करो एक एक लाइन को पढ़ के उसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करने की। ए बी सिमेट्रिक है, सेम ऑर्डर, तो मैंने उससे ये इंटरप्रेट कर लिया कि ये मैं लिख सकता हूँ। अब देखो मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन बोथ वेज है। एक बार क्या होगा, ये ए बी सिमेट्रिक गिवन होगा, हमें प्रूव क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। दूसरी बार ये गिवन होगा तो ये प्रूव करना है।
ठीक है, तो यहाँ पर पहले डिसाइड कर लेते हैं। अब ये तो गिवन है ही, आपको पता है, इसको ना आप नंबर 1 दे दो। ठीक है, अब देखो गिवन, अब क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में करेंगे तो ऐसा करते हैं, इसको फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, गिवन। गिवन मतलब हमें स्टार्टिंग में एक और चीज़ गिवन है, मतलब यहाँ पर ए बी इज सिमेट्रिक, ए बी इज सिमेट्रिक। ठीक है, अगर ए बी सिमेट्रिक है तो आपको ये भी पता होना चाहिए विच एम्प्लाइज, इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल है, तो ए बी का ट्रांसपोज इसके ही इक्वल होगा। अब इसको आप नंबर 2 दे दो। ये मैंने लिख के रख लिया, ये हमें गिवन है। अब दूसरी बात, हमें प्रूव क्या करना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, ए एंड बी कम्यूट, दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी ए। हमें ये प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब देखो प्रूव करते हैं कि कैसे करेंगे। बहुत इजी है, बहुत सिंपल से स्टेप हैं। अब गिवन से स्टार्ट करेंगे। लेट ए बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए बी के, यूजिंग 2। ये तो आपको पता ही है, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब देखो आपको ये भी पता होगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ये मैंने करवाई थी। ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, उसके उल्टे के। तो यहाँ पर लगाते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये सब कुछ हमने पहले पढ़ा हुआ है, इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे। जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम लगे प्लीज़ वीडियो को पॉज करना, थोड़ा सोचना कि हम क्या कर रहे हैं। देखो ए बी ट्रांसपोज का मैंने फॉर्मूला लगाया, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, वो मैंने लगा दिया। अब आगे चलते हैं। अब देखो आपको पता है कि बी ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है, बी, और ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है, ए। ठीक है, सिंस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यूजिंग 1, देयरफॉर, अब बी ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है, बी, ए ट्रांसपोज की कितनी है, ए, इज इक्वल टू ए बी। तो देख लो, यही तो हमें प्रूव करना था, ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो कितनी आसानी से हमने प्रूव कर दिया। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख लो, हैंस प्रूव्ड, ताकि आपको पता लगे कि यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब सेम में से देखो सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या होगा आपको पता है, क्वेश्चन रोटेटिंग है, ये गिवन था टू प्रूव, अब ये गिवन होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो अब गिवन को लिखो, फिर गिवन, अब गिवन हमें क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी, ये हमें गिवन है, उल्टा क्वेश्चन करना है हमें। टू प्रूव क्या करना है हमें, ए बी इज सिमेट्रिक, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ए बी इज सिमेट्रिक। अब आपको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर मुझे सिमेट्रिक प्रूव करना है तो उसका ट्रांसपोज उसके ही इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से हम स्टार्ट होंगे, लेट ए बी का ट्रांसपोज, यहाँ से हम स्टार्ट हो जाते हैं, इज इक्वल टू, अगर इसका ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आ गया तो ये ए बी सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अब देखो फिर से प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, वो क्या कहती हैं हमें, ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इज इक्वल टू। ठीक है, अब आपको पता है बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के। यहाँ पर मेंशन कर दो यूजिंग 1। देखो वहीं पर क्वेश्चन घूम रहा है, कुछ भी नया नहीं है। मतलब ए बी का ट्रांसपोज बी ए के इक्वल आ गया, बट मुझे किसके इक्वल प्रूव करना है, ए बी के इक्वल। अब यहाँ पर हम गिवन की हेल्प लेंगे, विच एम्प्लाइज ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ए। अब बी ए किसके इक्वल है, ए बी के, ये लिख लो यूजिंग गिवन, जो हमें गिवन है कि गिवन हमें क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो बी ए की वैल्यू कितनी है, ए बी, विच एम्प्लाइज ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए बी के। और यही तो हमें प्रूव करना था कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसके इक्वल आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, देयरफॉर ए बी इज
सिमेट्रिक। तो देखो हमने दोनों वे से रिजल्ट प्रूव कर दिया और ये वर्ड हमारा ट्रू हो गया कि ए बी सिमेट्रिक होगा, ए बी सिमेट्रिक होगा अगर ए बी इक्वल टू बी ए है, और उससे उल्टा ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा अगर ए बी सिमेट्रिक होगा। तो यही तो हमें प्रूव करना था। वही बात फिर से घूम घूम आके वहीं पर आना है हमें। ए बी सिमेट्रिक है तो ये प्रूव करो, ये इज इक्वल टू है तो ए बी सिमेट्रिक प्रूव करो। तो वही हमने प्रूव किया और ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, जस्ट हम वहाँ पर ही राउंड राउंड में चक्कर लगा रहे हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। इसमें मैंने ए बी सिमेट्रिक था तो मैंने ये प्रूव की है। अब इसमें ए बी इज इक्वल टू बी ए था, इसका उल्टा, तो ए बी सिमेट्रिक प्रूव किया है। तो दोनों ही पार्ट्स हमारे लिए बहुत ईजी हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट ए इज इक्वल टू 2 -1 3 4। अब ये हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है, सेम वे से बी 5 7 2 4 और सेम वे से सी 2 5 3 8। अब हमें 3 मैट्रिसेस गिवन है सेम ऑर्डर के, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। फाइंड अ मैट्रिक्स डी सच दैट सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक मैट्रिसेस को अच्छे से पढ़ा है ना, तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि आपको मैट्रिसेस की कितनी अच्छे से नॉलेज है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, तो देखो सबसे पहली बात, हमें एक डी मैट्रिक्स ढूंढना है। 3 मैट्रिसेस हमें गिवन है। मैं आपको थोड़ा सा रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो सी डी ये हमें गिवन है, सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब है, 0 मैट्रिक्स। अब आपको पता है कि सी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है। डी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें नहीं पता। ठीक है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब 0 मैट्रिक्स कोई भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो आपको पता है मल्टीप्लाई होने के लिए ये सेम, और नए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, 2 क्रॉस 2। मतलब यहाँ पर जो भी एक मैट्रिक्स बनेगा ए और बी को मल्टीप्लाई करके, उसका ऑर्डर कितना होगा, 2 क्रॉस 2। ठीक है, अब सेम वे से यहाँ पर है। अब मल्टीप्लाई होने के लिए यहाँ पर सी और डी मल्टीप्लाई में है, ना सी और डी, तो सी और डी मल्टीप्लाई में हैं, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होने के लिए ये दोनों पॉइंट्स, नियरेस्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम। तो यहाँ पर 2 तो पक्का आएगा। अब यहाँ पर जो भी मैट्रिक्स आएगा, यहाँ पर भी सी और डी को मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आएगा। अब यहाँ पर 2 क्रॉस 2 है, यहाँ बीच में माइनस है। अब आपको पता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम चाहिए, तो यहाँ पर भी हमें 2 क्रॉस 2 ऑर्डर ही चाहिए। तो नए मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना होना चाहिए, 2 क्रॉस 2। तो यहाँ से हमें क्लियर कट आइडिया मिल गया कि जो डी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना होगा, 2 क्रॉस 2। और ऐसे क्वेश्चंस आपको MCQs में भी पूछे जा सकते हैं कि अगर सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 है, मतलब ये डिफाइन है ना, तो डी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा। और यहाँ पर हमने गैस कर लिया कि उसका ऑर्डर कितना होगा, 2 क्रॉस 2। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले भी किए हैं और इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आपको कितनी अच्छी तरह से नॉलेज है मैट्रिसेस की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर लिख दो। चलो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर सिंस सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 इज डिफाइंड। ये डिफाइंड ही है, ये डिफाइंड है तभी तो इसका कोई आंसर है। ठीक है, अब आपको पता है कि इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है x क्रॉस y। ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है मल्टीप्लाई पॉसिबल है, वो डिफाइन है सेम, और ये नए मैट्रिक्स का ऑर्डर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो भी मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कितना होगा, 2 क्रॉस 2। अब सेम वे से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई पॉसिबल होने के लिए यहाँ पर कितना चाहिए मुझे ऑर्डर नए मैट्रिक्स का, मतलब यहाँ पर x की जगह क्या चाहिए मुझे, 2। अब सेम वे से ये माइनस है ना यहाँ पर, तो माइनस होने के लिए तो आपको पता ही है, मैंने आपको समझा दिया रफ में, तो इसका ऑर्डर कितना आएगा, 2 क्रॉस 2 की दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो देयरफॉर x और y की वैल्यू, ठीक है, x और y की वैल्यू कितनी आई, ये 2, ये भी 2। Therefore, D is also a 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमने D मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया कि D मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा। अब सपोज कर लेते हैं लेट D, ठीक है, इसको X, Y, Z और W, ये मैंने वैसे इसके नेम रख लिए हुए। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है
कि ये कोई डी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, सी डी माइनस ए बी। अब ऐसा करते हैं, इसको ना टर्न बाय टर्न करेंगे। तो सी डी, नाउ सी डी। ठीक है, अब सी डी का क्या मतलब है, सी डी का मतलब है, पहले सी लिखो, सी की वैल्यू कितनी है 2 5 3 8, और डी की वैल्यू कितनी है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। अब आपको पता ही है कि मल्टीप्लाई होने के लिए नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम, वो सेम ही है। और नए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा 2 क्रॉस 2, यानी कि इसकी रो इसकी कॉलम। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो हमारे पास कितना आएगा 2x प्लस 5z, ये है हमारा फर्स्ट एलिमेंट। एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई करके एक एलिमेंट, इस रो को सेकंड कॉलम के साथ 2y प्लस 5w होगा कंप्लीट। अब सेम वे से देखो, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ। ठीक है, कितना आएगा 3x प्लस 8z, सेम वे से 3y और 8w। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं, ये हमारे लिए कुछ भी मुश्किल बात नहीं है। आपको पता है इसका ऑर्डर कितना आ गया 2 क्रॉस 2। ठीक है, अब इसको आप लिख के रख लो 1। अब सेम वे से नाउ ए बी भी हमें फाइंड करना है ना, तो ए को लिखते हैं। अब देखो ए कितना है 2 - 1 3 4, अब बी कितना है 5 2 7 4। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता है इसकी रो इसकी कॉलम, क्योंकि नियरेस्ट पॉइंट सेम है और ऑर्डर का कितना बनेगा 2 क्रॉस 2। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो फर्स्ट रो को दोनों ही कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा 2 5 10 -1 × 7 -7। इस रो को मैंने इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेम वे से इसको 2 2 4 -1 × 4 -4। अब सेम वे से देखो इस रो को इन दोनों ही कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 5 15 4 7 28, 3 2 6 4 4 16। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आ गया, और इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। तो यानी कि हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 10 - 7 3, 4 - 4 0, 15 और 28 कितना आएगा 43 22। तो ये हमारी ए बी की वैल्यू है, इसको नंबर 2 दे दो। ठीक है, नाउ अब आपको पता आपकी गिवन इक्वेशन क्या थी, सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब सी डी की वैल्यू थी, आपको पता हमने नंबर 1 दिया था 2x प्लस 5z, 2y प्लस 5w, सेम वे से 3x प्लस 8z, 3y प्लस 8w। वैसे हमने ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं। सबसे स्टार्टिंग में फर्स्ट एक्सरसाइज में था शायद 3.1 में, ए बी की वैल्यू यहाँ पर रही 3 0 43 22 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। आपको पता है इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होके भी 0 मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आएगा 2 क्रॉस 2, तभी तो ये इक्वेशन बनेगी, तभी सेटिस्फाई होगी ना। आपको पता है सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर क्या होता है सेम। तो देखो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा 2x प्लस 5z माइनस 3। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे सब्ट्रैक्ट ना, तो 2x प्लस 5z माइनस 3, 2y प्लस 5w माइनस 0, 3x प्लस 8z माइनस 43, 3y प्लस 8w माइनस 22। इसका ऑर्डर आपको पता ही है कितना आएगा 2 क्रॉस 2, और राइट हैंड साइड में कौन है 0 0 0 0। ठीक है, अब आपको पता है दो मैट्रिसेस क्या हैं इक्वल, सिंस बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है ना,
therefore corresponding elements must be same, ये सेम ही होने चाहिए। तो पहले लिखते हैं 2x प्लस 5z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर सेकंड 2y प्लस 5w माइनस 0 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 8z माइनस 43 इज इक्वल टू 0। 3y प्लस 8w माइनस 22 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 2x प्लस 5z इज इक्वल टू 3, यहाँ पर लिख लो 2y प्लस 5w इज इक्वल टू 0, यहाँ पर लिख लो 3x प्लस 8z इज इक्वल टू 43, 3y प्लस 8w इज इक्वल टू 22। अब इनको अब नेम भी दे दो। 1 2 हमें लिख लिए थे, 3 4 5 और 6। अब जस्ट हमें 4 इक्वेशंस को सॉल्व करना है। और आपको पता है मैथमेटिक्स का एक रूल होता है, जितने वेरिएबल, जैसे हमें कितने वेरिएबल फाइंड करने हैं, x y z और w। तो हमारे पास कितनी इक्वेशन चाहिए, 4, 1 2 3 4। हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके इनको सॉल्व करेंगे। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो हमें इन 4 इक्वेशंस को सॉल्व करना है और इनको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स भी कर सकते हो। आपको जो अच्छा लगे आप उसी से कर सकते हो। मैं इनको इक्वेटिंग कोफिशिएंट के मेथड से सॉल्व करने वाला हूँ। अब देखो ये थर्ड इक्वेशन है, ये 5th इक्वेशन है। मैं इनका x को इक्वेट करने वाला हूँ। अब आपको पता है थर्ड इक्वेशन है, अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको 2 से, तो इनके कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15z, 3 3 ज़ा 9। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 6 8 2 ज़ा 16z, 43 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 86। अब मैं इनको क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट, माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ पर भी माइनस, ठीक है। अब 6 और माइनस 6x, आपको पता है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कैंसिल आउट कर दो। तो 15 माइनस 16z कितना आएगा, माइनस z। अब 9 माइनस 86 कितना आएगा, माइनस 77। तो यहाँ से मेरे पास z की वैल्यू कितनी आ गई, 77, ठीक है। पुट इन, किसी में पुट कर लो, चाहे थर्ड में चाहे 5th में। मैं थर्ड में फिल करने वाला हूँ। तो 2x प्लस 5z इज इक्वल टू 3। तो 2x 5z मतलब 77 इज इक्वल टू 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, विच एम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 385। तो कितना आएगा, 2x इज इक्वल टू माइनस 382, ठीक है। अब यानी कि विच एम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 382/2, ठीक है। तो कितना आ गया कट होके हमारे पास, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 1, यानी कि माइनस 191। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, माइनस 191। तो x और z हमारे कैलकुलेट हो गए। अब सेम वे से देखो इस इक्वेशन को, इसमें मैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, अब इसको कर दो आप 2 से। तो देखो करते हैं, यहाँ पर अब लिखना लिख दो, आपको याद रहेगा, सॉल्विंग थर्ड एंड 5th। यहाँ पर लिख दो आप सॉल्विंग 4th एंड 6th, ठीक है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y, 3 5 ज़ा 15w इज इक्वल टू 0, 2 3 ज़ा 6y, 2 8 ज़ा 16w 44। तो सब्ट्रैक्ट कर दो। अब 6y माइनस 6y कैंसिल, तो मेरे पास कितना रह गया, 15w माइनस 16w माइनस w,
-44। तो यानी कि मेरे पास W की वैल्यू कितनी आ गई 44। ठीक है, तो पुट n 4 मैं पुट कर लूँ। 4 इक्वेशन कितनी है 2y + 5w = 0। 2y W की वैल्यू है 44 = 0। तो 2y 220 = 0। तो 2y -220, तो y -220/2। तो इनको कट करोगे तो कितना आएगा -110। तो यानी कि y की वैल्यू मेरे पास आ गई -110। देखो 4 वेरिएबल्स से और चारों को ही मैंने सॉल्व कर लिया। विच एम्प्लाइज, आपको पता है आपका d कितना, d फाइंड करना था ना हमें, x y z w। इनकी पोजीशन मत चेंज करना। अगर आपने इनकी पोजीशन चेंज कर ली, जैसे मैंने लिख लिया x y w z, तो मेरा आंसर गलत हो सकता है। तो विच एम्प्लाइज d की वैल्यू कितनी आ गई, x कितना है हमारा -191, y -110, z 77 और w 44। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन को भी हमने कितना इजीली सॉल्व कर लिया। सबसे पहले मैंने इक्वेशन देखी CD - AB, तो वहाँ से मैंने D का पहले ऑर्डर डिसाइड किया कितना होगा। उसके बाद उसको सपोज किया, फिर मैंने उसको उस अकॉर्डिंग सॉल्व के पहले मल्टीप्लाई किया CD को, फिर AB को, फिर सब्ट्रैक्ट किया और अल्टीमेटली ये 4 इक्वेशंस को सॉल्व किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, ये मिसलेनियस एग्जाम्पल्स थी हमारी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज में जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हमेशा की तरह मैंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि मैं कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो मिसलेनियस का हो या किसी भी एक्सरसाइज का, उसको आपको ईजी से ईजी वे में करवा पाऊँ। और इस वीडियो में भी मैंने आपको मिसलेनियस एग्जाम्पल्स को ईजी से ईजी वे में समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।